हे गाइस एंड वेलकम बैक टू माय चैनल जहां आपको मिलता है सिर्फ और सिर्फ एंटरटेनमेंट। और आज मैं लाया हूँ एक्स फोर्स का एपिसोड 2 जो कि डॉन ऑफ एक्स की आगे की कंटिन्यूएशन है। तो पिछले एक्स फोर्स के एपिसोड में आपने देखा कि क्रकोआ नाम के आइलैंड पर सारे म्यूटेंट्स रहते हैं, तो वही दूसरी ओर म्यूटेंट्स के खिलाफ प्लान बनाए जा रहे थे जिसे एक्सपोज करने के चक्कर में डोमिनो उनके हाथ लग जाती है। तो वही क्रकोआ में कुछ हत्यारे घुस जाते हैं और फायरिंग कर देते हैं जिसमें प्रोफेसर एक्स की मौत हो जाती है। तो गाइस वीडियो शुरू करने से पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट, वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करने की। तो इस एपिसोड की शुरुआत वहीं से होती है जहां पर एपिसोड 1 खत्म हुआ था और हम प्रोफेसर एक्स का टूटा हुआ हेलमेट देखते हैं जो पूरी तरह डैमेज हो चुका था और अब किसी काम का नहीं था। तभी मैग्नेटो कहता है, अगर मैं यहाँ होता तो बुलेट रोक लेता, या फिर तुम अगर मेटल के होते तो मैं तुम्हें खींच लेता, अगर तुम मेरे दोस्त। ये कहते ही मैग्नेटो उस हेलमेट को उठा लेता है और कहता है, ये था तुम्हारा प्लान, तुम्हारा आइलैंड, तुम्हारा भविष्य, और ये सब कुछ ऐसा ही रहेगा जब तक तुम वापस नहीं आते। तब हम देखते हैं कि प्रोफेसर एक्स को देखने के लिए क्रकोआ के सारे म्यूटेंट्स आ चुके थे। फिर हम मैग्नेटो को देखते हैं जो कहता है, मैं सोच भी नहीं सकता कि तुम्हारे बिना क्या होगा। जिस पर जीन ग्रे कहती है, तुम्हें सोचने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि उन्हें पता था क्या होने वाला है। ये कहते ही जीन मैग्नेटो के पास से वो हेलमेट ले लेती है। तभी जीन मैग्नेटो से कहती है कि यहाँ पर एक बैकअप सिस्टम है जो उम्मीद करते हैं कि काम कर जाएगा। तभी आगे जीन मैग्नेटो से कहती है कि वो प्रोफेसर एक्स को शायद वापस ला सकती है। जिस पर मैग्नेटो कहता है कि तुम्हें शायद नहीं, वापस लाना ही होगा उसे। ये कहते ही मैग्नेटो उस हेलमेट को एक स्वॉर्ड में बदल देता है और जीन से कहता है कि अगर चार्ल्स गलत था या तुम गलत थी या फिर पुनर्जीवन की प्रक्रिया गलत है तो तुम्हें पता है क्या करना है। जिस पर जीन भी सहमत थी। फिर हम जीन और बीस्ट को देखते हैं जो एक गुफा के पास आते हैं। तभी बीस्ट जीन से पूछता है, प्रोफेसर पूरी दुनिया घूमे हैं, उन्होंने काफ़ी स्पीचेस दी थी, मीटिंग की थी, फोटो निकाले थे और वो इतने होशियार थे, तो फिर मुझे समझ में नहीं आ रहा है कि वो इतने कमज़ोर कैसे हो सकते हैं। आई मीन जब से उन्होंने म्यूटेंट्स के लिए अलग जगह बनाई है तब से उन्हें पता था कि खतरों की तलवार उनके सर पर है जो कभी भी उन पर गिर सकती है। जिस पर जीन कहती है, ऑफ कोर्स उन्हें पता था, इसलिए हम यहाँ हैं। तभी वे दोनों उस गुफा के अंदर आते हैं और तब जीन कहती है, प्रोफेसर एक्स हमेशा से एक किंग थे लेकिन कभी उन्होंने ये जताया नहीं। तब हम देखते हैं कि वहाँ पर एक सेरिब्रो का बैकअप रखा था। तभी जीन बीस्ट से कहती है, एक समय पर एक ही सेरिब्रो का वर्जन हो सकता है, इसलिए प्रोफेसर एक्स ने ऐसे कई सारे बैकअप्स बनाकर आइलैंड के कई हिस्सों में रखे थे और इसीलिए मैं चाहती हूँ कि तुम इस सेरिब्रो को ऑनलाइन में लाओ। अगर ये स्टार्ट हो जाएगा तो प्रोफेसर एक्स वापस आ सकते हैं। तभी बीस्ट उसकी जांच करने लगता है। फिर हमें एक पेज दिखाई देता है जहाँ पर उन हत्यारों से रिलेटेड कुछ पता चलता है। उसमें लिखा था कि जब क्रकोआ पर हमला हुआ तब 33 म्यूटेंट्स की मौत हुई जिसमें चार्ल्स एक्सेवियर भी शामिल थे। वो तो उनका सबसे पहला टारगेट था क्योंकि वो म्यूटेंट्स के लीडर है और उसी के साथ सेरिब्रो को भी नष्ट किया गया क्योंकि उन्हें पता चल गया था कि ये सेरिब्रो क्या कर सकता है। और उसके साथ एक डिवाइस प्रोफेसर एक्स के शरीर में भी मिला था जो उसके पेट में पाया गया था, जो शायद शैंपियन या केक के जरिए पहुंच गया होगा जो उन्होंने सुकोवियन सेरेमनी में खाया था। और जो कैटरिंग स्टाफ वहां के थे उन सारे लोगों को मार पीट कर बांधकर किसी डिलीवरी ट्रक में फेंक दिया था। जो वेपन्स और टैक्टिकल गियर्स मिले थे इस आइलैंड पर वो भी अलग थे और उन हत्यारों को बनाने वाले का भी कोई पता नहीं था। ये इत्तेफाक हो सकता है लेकिन इन वेपन्स की जो भी बनावट है वो रिवर्स नाम के एक ग्रुप से मिलता है जो लगभग खत्म हो चुका है। हत्यारे आसमान में प्लेन से पैराशूट के जरिए क्रकोआ की जमीन पर उतरे थे। जो प्लेन सोल से होनोलुलु जा रहा था और उस प्लेन से सारे लोग मारे जा चुके हैं ये खबर मिली है, लेकिन उनकी बॉडीज अभी तक मिली नहीं है। ये हत्यारे आम सिविलियंस बनकर प्लेन में घुसे थे और उनकी आईडीज भी नकली थी और हथियार लेकर एयरपोर्ट से निकले, जिसका मतलब एयरपोर्ट से भी कई लोग मिले हुए थे। उन लोगों ने टिकट्स भी क्रेडिट कार्ड से ली थी जो कहां से है वो भी पता नहीं चल रहा है। और एक डेली ईएमपी ब्लास्ट बैठाने की इजाजत क्वाइट काउंसिल ने दी है ताकि सारे वेपन्स बेकार हो जाए। फिर हम हीलिंग गार्डन्स देखते हैं जहां पर डॉक्टर सिसिल और सेज उन हत्यारों की ऑटोप्सी कर रही थी। तभी सिसिल कहती है कि इन लोगों के साथ कुछ किया गया है और उनके फोरआर्म्स में एक ब्लेड लगाया गया है
जो उनके लिए एक हथियार की तरह काम करता है। यहाँ वोल्वरिन ये सब कुछ सुन रहा था और वो अपने क्लॉस निकालता है और पूछता है कि इनमें से कितने जिंदा है, जिस पर डॉक्टर सिसिल कहती है कि सिर्फ एक है और उसकी हालत भी खराब है। तभी सेज कहती है कि जब कैसिडी ने बताया था तब मुझे लगा था कि डोमिनो आ रही है, क्योंकि क्रकोआ ने मुझे यही बताया था और क्रकोआ भी सही था, क्योंकि इन हत्यारों के शरीर पर डोमिनो की स्किन लगाई गई है, जिसके कारण वो क्रकोआ में घुस पाए। तभी वुल्वरिन कहता है कि जीन को बुलाओ और उससे कहो कि वो इस हत्यारे के दिमाग में झांके और सारे राज पता करे और साथ में ये भी पता करे कि डोमिनो जिंदा है या नहीं, और अगर वो मर चुकी है तो पुनर्जीवन की प्रक्रिया शुरू कर दो, ताकि वो फिर से जिंदा होने के बाद ये बता सके कि उसके साथ क्या हुआ था। जिस पर सेज वोल्वरिन से पूछती है कि तुम क्यों नहीं जीन को बताते, जिस पर वोल्वरिन कहता है कि वो शिकार पे जा रहा है। फिर हम सोल इंटरनेशनल एयरपोर्ट देखते हैं, जहाँ पर वोल्वरिन कुछ गार्ड्स को बेहोश कर देता है और वहाँ की रिकॉर्डिंग्स देखने लगता है, लेकिन उसे वहाँ पर कुछ भी नहीं मिलता। तभी वहाँ पर एक सिक्योरिटी गार्ड अंदर घुस जाता है और वोल्वरिन को देखकर चिल्लाने वाला ही था कि तभी वोल्वरिन उस पर अटैक करता है, लेकिन उससे पहले ही किड ओमेगा अपने साइकिक पावर से उस गार्ड को वहीं पर पॉज कर देता है। तभी किड ओमेगा वोल्वरिन से कहता है कि वो उसे फॉलो नहीं कर रहा था, पर उसने कैमरा चेक किया है जिसमें उसे वो हत्यारे जिस कार से आए थे उसका लाइसेंस प्लेट मिल गया है और वो कार किसकी है ये पता चल गया है। यहाँ बीस्ट उस शरीर को फिर से ऑनलाइन लाने में जुट चुका था और जिन ग्रे उसका हौसला बढ़ा रही थी। यहाँ वोल्वरिन और किड ओमेगा उस लाइसेंस प्लेट के जरिए प्रिंटिंग प्रेस तक पहुंच जाते हैं और फिर वे दोनों मिलकर एक एक करके सारे गार्ड्स को बेहोश करते हैं और वे दोनों अंदर जाते हैं, जहाँ पर अंदर घुसते ही वे दोनों देखते हैं कि वो प्रिंटिंग प्रेस अंदर से एक लैब थी, जहाँ पर बहुत से ऑर्गन्स रखे गए थे और कुछ एक्सपेरिमेंट किए जा रहे थे। तभी उन दोनों को वहाँ पर एक बॉडी मिलती है जिसे वहाँ पर बनाया जा रहा था और तब उन्हें पता चलता है कि वहाँ पर हत्यारे बनाए जा रहे थे। यहाँ एटॉप्सी के दौरान सेज को पता चलता है कि उन हत्यारों के कान किसी वायर से बनाए गए थे जो चढ़ने में काम आते हैं और उनके दांत किसी एक्सप्लोजिव से कम नहीं थे। तभी सेज जीन से कहती है कि वो हत्यारों के दिमाग में झांके, जिस पर जीन उसके दिमाग में झांकने लगती है, लेकिन उसे सिर्फ उसके दिमाग के अंदर मास्क और मोरपंख दिखाई देते हैं। फिर हमें एक पेज दिखाई देता है जिसमें लिखा था कि म्यूटेंट्स को जब से अलग आइलैंड दिया गया है उसके बाद प्रोफेसर एक्स ने डोमिनो को उन शेल कंपनीज के बारे में ढूंढने को कहा था जिनका एंटी म्यूटेंट पॉलिटिशियन से कनेक्शन है। उसके बाद डोमिनो को एक लीड मिली थी जो था फिनियस हुक, जो कि 35 साल का एक आयरिशमैन है जो डब्लिन इन्वेस्टमेंट में काम करता है और इन एंटी म्यूटेंट्स को कंट्रोल कर रहा था। डोमिनो से ढूंढते हुए सोल तक पहुंची और फिर उसका ट्रांसमीटर बंद हो गया, लेकिन अब पता चला कि फिनियस हुक नाम का कोई आदमी ही नहीं था, ना ही उसका कोई एड्रेस प्रूफ है, जो ये दर्शाता है कि ये सब कुछ एक सोची समझी साजिश थी डोमिनो को फंसाने की। फिर हम वही लैब देखते हैं जहाँ पर वोल्वरिन और किड ओमेगा एक ह्यूमन के मॉडल को देख रहे थे और सोचने लगते हैं कि ऐसा पागलपन कौन कर सकता है, लेकिन तभी वो आदमी जाग जाता है और किड ओमेगा पर अटैक करता है। ये देखकर वोल्वरिन अपने क्लॉस निकालता है और उस आदमी को काट डालता है, लेकिन तभी किड ओमेगा कहता है कि उसके साइकिक पावर्स यहाँ चल नहीं रही है। तभी वे दोनों देखते हैं कि वहाँ पर और भी आधे अधूरे लोग आ चुके थे। तभी वोल्वरिन एक एक करके सारे लोगों को मारने लगता है। तभी वोल्वरिन किड ओमेगा से कहता है कि अगर तुम्हारी पावर्स चल नहीं रही है तो इसका मतलब है कि यहाँ पर साइकिक डैम्पर्स लगाए गए हैं जो किसी को छुपा रहे हैं। तभी किड ओमेगा को दरवाजा दिखाई देता है, जिसे खोल के वो अंदर जाता है और देखता है कि वहाँ पर डोमिनो को बेहोश करके रखा था और उसकी लेफ्ट साइड की सारी स्किन को निकाल दिया गया था। और इसी के साथ ये कहानी कंटिन्यू हो जाती है।